नमस्कार आप सभी को। उत्तर लेखन की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। और जो हमारा टॉपिक था कल का, जिसके बारे में आज हमें डिस्कशन करना था, स्वामी सहजानंद सरस्वती से था। इसमें प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो है स्वामी, जो आपसे पूछा गया है और आप सबने उत्तर भी लिखा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनमें कमियां हैं, जिनके उत्तर में कमियां हैं, इस आधार पे एक अपना इसको इनपुट डालते हुए एक दूसरा उत्तर आप लिख कर रखोगे। प्रश्न था स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा आंदोलन पर। और किसान सभा आंदोलन पर, किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। पर एक एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, ये आपका प्रश्न था। इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है। सबसे पहली बात, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात आती है, आप जानते हो कि किसान आंदोलनों को यदि किसी ने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, किसी ने राष्ट्रीय स्तर पर किसान के आंदोलनों को उठाया, तो उसमें सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती को। बिहार के किसानों की समस्याओं को उठाते उठाते किस प्रकार से ये राष्ट्रीय नेता की छवि इनको प्राप्त हो गई, किसानों के संदर्भ में राष्ट्रीय नेता की छवि इनको प्राप्त हो गई, वो आपको समझने की जरूरत है। आगे के डिस्कशन में उसी के बारे में आप समझेंगे। अब इसमें लिखोगे क्या क्या। सबसे पहले आप इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में एक संक्षिप्त परिचय लिख दोगे। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जब आपने परिचय लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा का जो आंदोलन था, किसान सभा जो आंदोलन था, उसके बारे में आप लिखोगे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा आंदोलन की बात आप करोगे। किसान सभा आंदोलन की आप बात करोगे। तीसरा तीसरा आप बात करोगे बिहार में किसान सभा के गठन के बारे में। तीसरी जो बात करोगे, बिहार में किसान सभा के गठन के बारे में। किसान सभा के गठन के बारे में। और जब ये चीजें आपने लिख दिया, तो मतलब आपके प्रश्न में जो कीवर्ड है उनकी चर्चा समाप्त होती है। क्योंकि पहला स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बोला जा रहा है और दूसरा किसान सभा आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। जब आप ये दोनों इनपुट दे देते हो, मतलब आपकी जो चर्चा थी वो यहाँ पे आपकी समाप्त होती है। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि आप कोई भी प्रश्न जब आप लिखते हो तो आपका अपना व्यू उस पर लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष फिर आपको लिखना है कि इस पे आपका क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, या आप किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा आंदोलन को देखते हुए, पढ़ते हुए। फिर आपको उस आधार पे इसको लिख देना है। तो इस तरह से चीजों को करना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें सबसे पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बताओगे, फिर इनके नेतृत्व में किसान सभा आंदोलन किस प्रकार से क्रमवार आगे बढ़ा उसके बारे में बात करोगे, और फिर किसान सभा के गठन के बारे में बात करोगे, और फिर निष्कर्ष की बात आएगी। आगे का पूरा डिस्कशन देखिएगा, उससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और एक उत्तर इस पर बनाकर, जो हमारे इनपुट है और आंसर फ्रेम के जो इनपुट है उसको मिलाकर एक उत्तर यहाँ पे आपको बनाकर रख लेना है। तो इससे चीजें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। अब इसमें देखिएगा, एक एक करके अच्छे से देखना है। ठीक है। कोई भी फैक्ट, जो ये आधे घंटे की आपकी आगे वीडियो होने वाली है इसके बाद, उसको बहुत अच्छे से लेके चलना है। जो भी फैक्ट यहाँ पे बताए जाते हैं, जो भी तथ्य यहाँ पे बताए जाते हैं, प्रयास करिएगा कि उसके नोट्स भी आपके प्रॉपर बने। नोट्स बनेंगे तो चीजें आपकी और बेहतर होंगी। ठीक है। चलिए अब आगे। नमस्कार आप सभी को। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था बिहार में हुए किसान आंदोलनों के बारे में। और बिहार में हुए किसान आंदोलनों के संदर्भ में हमने देखा था चंपारण सत्याग्रह को, बहुत डिटेल में हमने अध्ययन किया था। उसी के आगे आज हम बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा आंदोलन के बारे में। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं
स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं किसान सभा आंदोलन की बात हम करने वाले हैं, एवं किसान सभा आंदोलन। ठीक है, आप जानते हैं कि जब बिहार से जुड़े हुए कृषक आंदोलनों की जब आप बात करते हैं तो उसमें स्वामी सहजानंद की जो भूमिका है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से संबंधित प्रश्न भी मुख्य परीक्षा में बने हैं और बनने की आगे भी संभावनाएं हैं। तो इस संदर्भ में हमें जब बिहार के किसान आंदोलनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने चंपारण के बारे में पढ़ा, चंपारण का अध्ययन किया, उसी प्रकार से हमें स्वामी सहजानंद सरस्वती के आंदोलन के बारे में और किसान सभा आंदोलन के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य विशेष को लेकर के, और ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा आप कह सकते हो ये मेंस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपको मैंने पूर्व में बताया कि जो भी हमारी कक्षाएं होती हैं हम अब मेंस ओरिएंटेड लेके चलते हैं, उसी में से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रीलिम्स फैक्ट आते हैं उन चीजों को आप अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ो। जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बिहार में किसान सभा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, या किसानों को लेकर आंदोलन चलाने में प्रमुख भूमिका किसकी रही, किस वर्ष में बिहार किसान सभा का गठन किया गया। इस तरह के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, नेतृत्वकर्ताओं के बारे में पूछे जाते हैं, तो उन चीजों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य फैक्ट को। इसमें सबसे पहले इसमें जो हम बात करने वाले हैं, जो चीजें आपको देखनी है प्रमुखता से, उसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है बिहार में किसान आंदोलनों के बारे में, और उसके बारे में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जमींदारों द्वारा, साहूकारों द्वारा, महाजनों द्वारा किस प्रकार से शोषण प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, बदले औपनिवेशिक परिदृश्य में प्रारंभ हुआ, जब नई भू राजस्व नीति लागू की गई तब किस प्रकार से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, और किस प्रकार से शोषण प्रारंभ हुआ उसके बारे में हमने देखा है। आपको बता दें कि बिहार में जो भी कृषक आंदोलन चल रहे थे, जब उनसे स्वामी सहजानंद जुड़े हैं तो उसके बाद से जो कृषक आंदोलन थे, यहाँ पे याद रखिएगा बात हो रही सिर्फ और सिर्फ कृषक आंदोलन की, उन कृषक आंदोलनों को एक नई दिशा मिली है, और उन कृषक आंदोलनों का जो प्रभाव था वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, बढ़ा है। उन कृषक आंदोलनों का प्रभाव बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलनों को निर्णायक मोड़ में पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिहार में यदि किसी ने दिया तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके बाद आपको पता होगा कि 7 मार्च वर्ष 1928, याद रखिएगा 7 मार्च, ये तिथि आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। 7 मार्च वर्ष 1928 की बात आती है, और 7 मार्च वर्ष 1928 को जो है इनके द्वारा किसान सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? किसान सभा की स्थापना की गई। और किसान सभा की स्थापना किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया, ठीक है, कि 7 मार्च वर्ष 1928 को किसान सभा का गठन औपचारिक रूप से स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया। इसके बाद आपको आगे देखने को मिलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिहार यात्रा हुई, और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिहार यात्रा हुई तो उस दौरान किसानों में, आप कह सकते हो, नवीन चेतना के प्रसार के लिए, किसानों में नवीन चेतना जगाने के प्रयासों को जो थी वो गति मिली। तो कहीं ना कहीं पहले जब किसान सभा का गठन किया गया, और किसान सभा के गठन के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिहार में यात्रा हुई, तो उसने भी किसानों में एक नवीन जागृति का भाव प्रसारित किया, एक नई चेतना का भाव प्रसारित किया। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चल के आपको देखने को मिलता है कि एक स्थान है जहां पे एक मेला लगता है, सोनपुर मेला, और नवंबर की बात है, नवंबर 1929 की बात है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार में यात्रा कर रहे थे, तो जो सोनपुर मेला स्थल है, ठीक है, सोनपुर मेला स्थल, याद रखिएगा, जो सोनपुर मेला स्थल है, यहां पे देखने को मिलता था। इसी अवसर पर प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? प्रांतीय किसान सभा की, याद रखिएगा, प्रांतीय किसान सभा की यहां पे स्थापना हुई। तो याद रखिएगा, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बिहार में यात्रा पे थे, तो सोनपुर मेला में जो है वो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, और ये नवंबर वर्ष 1929 की बात थी। और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा, इसमें अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया। तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती।
ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसमें अध्यक्ष बनाया गया। तो दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना के बारे में आपने बात किया। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, इसके गठन के बाद फिर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सरकारी लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, और आप कह सकते हो कि कुछ गैर सरकारी सदस्यों को मिलाकर एक समिति की भी मांग की गई, एक समिति के गठन करने की मांग की गई, जिससे किसानों की समस्याओं को दूर किया जा सके और पहले की भांति औपनिवेशिक शासन के पूर्व जिस प्रकार से ये कृषि करते थे, जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप से ये अपनी आजीविका का संचालन करते थे, उसी प्रकार से ये चीजों को कर सकें, इसको लेकर के एक मांग की गई। इसके द्वारा मुजफ्फरपुर हाजीपुर में सम्मेलनों का आयोजन किया गया, और मुजफ्फरपुर हाजीपुर में जब सम्मेलनों का आयोजन किया गया तो उसका उद्देश्य यह भी था कि इसी सम्मेलनों के बहाने एक तो सरकार पे दबाव डालना, दूसरा किसानों में जागृति का भाव प्रसारित करना, किसानों को जगाना। तो कहीं ना कहीं जन चेतना के विकास के लिए, जन चेतना को किसानों की जो आप कह सकते हो इससे जोड़ने के लिए जो है ये प्रयास किया गया, और विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में हुए सम्मेलन प्रमुख थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे अन्य स्थानों पे, जैसे पटना हो गया, सारण हो गया, भागलपुर हो गया, तो इस प्रकार के जो कई अन्य स्थान थे, प्रमुख क्षेत्र थे, वहां पर आंदोलनकारी किसानों ने प्रदर्शन किया, और आंदोलन किसानों ने प्रदर्शन करते हुए माल गुजारी शुल्क में कमी के लिए बात की। माल गुजारी शुल्क में कमी के साथ साथ उन्होंने बात किया कि जो एक प्रकार से नहर शुल्क, सिंचाई जो शुल्क लिया जाता है, उसमें कमी किया जाए, और विशेष रूप से जो कर्मचारियों का भ्रष्टाचार है उसको लेकर आवाज उठाई। तो माल गुजारी शुल्क में कमी को लेकर के, माल गुजारी शुल्क में कमी के साथ साथ नहर शुल्क, आप कह सकते हो सिंचाई शुल्क जो बहुत ज्यादा था, उसमें कमी को लेकर के, और अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार था उसको कम करने के लिए लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने विद्रोह किया। जैसे मैंने बताया, पटना हो गया, सारण हो गया, भागलपुर हो गया, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रदर्शन आपको देखने को मिलते रहे। इस प्रकार से जब चीजें लगातार हो रही थी तो जो जमींदार लोग थे वो घबरा गए, क्योंकि अब उनकी, आप कह सकते हो कि उनके शासन को, उनकी सत्ता को यहाँ पे किसानों द्वारा चुनौती दी जा रही थी। और जब उन्होंने ऐसा देखा कि उनकी सत्ता को यहाँ पे चुनौती मिल रही है, तो उन्होंने आनन फानन में अपने जमींदारों को लेकर के एक संगठन का गठन किया, जिससे कि सरकार पे दबाव बनाया जा सके, और सरकार किसानों के दबाव में आकर के कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमींदार प्रभावित हों। तो इसको लेकर जमींदारों ने भी अपना एक संगठन बना लिया, जिससे आप कह सकते हो कि जो वहां पे विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप जो दबाव सरकार पे बनता, उसको आप कह सकते हो काउंटर किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। और इसको लेकर इन्होंने यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। क्या गठन किया? यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन यहाँ पे किया गया। ठीक है, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन जो है वो जमींदारों द्वारा किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद किसान आंदोलनों के लिए क्या हुआ कि जो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी थी, इसके द्वारा जमींदारों ने क्या किया? इसके द्वारा जमींदारों ने किया कि एक प्रकार से दबाव बनाना। किस पे दबाव बनाना? सरकार पे दबाव बनाना, कि सरकार जो किसानों के ये आंदोलन हैं इनको बलपूर्वक दबा दे। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो किसानों के विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप सरकार पर दबाव बन रहा था, उसको प्रत्युत्तर करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए जमींदारों ने एक अपना संगठन बनाया, और इसके माध्यम से इन्होंने सरकार पे दबाव डाला, क्योंकि ये सरकार के शुभचिंतक थे, ये सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे, सरकार के हितैषी थे, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सबसे करीबी थे। तो इन्होंने दबाव डाला कि जमींदारों द्वारा दबाव डाला गया कि किसानों का जो है वो विरोध जो है उसको दबाया जाए, उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि जब बात आती है, इसके आगे हम बात करते हैं किसान आंदोलनों की, तो कहीं ना कहीं यदि स्वामी सहजानंद सरस्वती इससे ना जुड़े होते तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता कि ये आंदोलन, आज आप ये नहीं पढ़ रहे होते, ये आंदोलन समाप्त हो गया होता, सरकार के दबाव में ये समाप्त कर दिया जाता। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती, क्योंकि उनको जमींदारों से कोई लेना देना नहीं था, उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था किसानों को
बेहतर स्थिति प्रदान करना, किसानों के शोषण पर लगाम लगवाना और किसानों की पूर्व औपनिवेशिक शासन के पूर्व जो स्थिति थी वही स्थिति किसानों को प्रदान करना। और इन्होंने, यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के पुरोधा के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनके प्रयासों से ही किसान आंदोलन को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान हुई। इनके कुछ साथी भी थे, अकेले ये नहीं थे, लेकिन इनके कुछ साथी भी थे जिन्होंने इस दिशा में काम किया, जिनमें यमुना कार्ली का नाम आता है। यमुना कार्ली, यमुना कार्ली हो गए। दूसरा जो नाम आपको इसमें देखने को मिलता है वो नाम देखने को मिलता है, नोट कर लीजिएगा, नोट मत करिएगा, अभी नोट कराऊंगा, गुरु सहाय लाल। गुरु सहाय लाल, ये कुछ जैसे यमुना कार्ली हो गए, गुरु सहाय लाल हो गए, यदुनंदन शर्मा हो गए, ठीक है, यदुनंदन शर्मा, कैलाश लाल हो गए। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी थे जिन्होंने किसान आंदोलनों को आप कह सकते हो प्रभावी बनाने में जो है इनकी मदद प्रदान की थी। तो इनके कुछ सहयोगी भी थे जिन्होंने इस दिशा में काम किया था। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि किसानों के आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे चेतना का विकास किसानों में हो रहा था, तो उसको लेकर के एक फिर से एक नए सिरे से प्रयास किया गया। और आप कह सकते हो कि 1933 ईस्वी में, वर्ष 1933 ईस्वी में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा सभाएं आयोजित की गई। जो संख्या बताई जाती है वो थी 117 सभाएं। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनके सहयोगियों के द्वारा वर्ष 1933 में एक ही वर्ष के अंतर्गत कुल 117 सभाएं आयोजित की गई, जिसमें किसानों के मुद्दों को उठाया गया, किसानों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक किया गया, किसानों को इस आंदोलन से ज्यादा जोड़ने का प्रयास किया गया। इसमें आपको देखने को मिलता है कि ज्यादातर में इसमें क्या हुआ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्वयं किसानों को संबोधित किया। ज्यादातर इस प्रकार के बैठकों में स्वयं ही किसानों को इन्होंने संबोधित किया। और 16 मार्च वर्ष 1933 ईस्वी, याद रखिएगा ये तिथि, 16 मार्च वर्ष 1933 और 16 मार्च वर्ष 1933 ईस्वी को आपको देखने को मिलता है कि मधुबनी की प्रांतीय किसान सभा में बिहार किसान सभा को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया। बिहार किसान सभा को यहां पे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। और कहां पे किया गया, तो याद रखना है आपको कि मधुबनी की प्रांतीय किसान सभा में इसको औपचारिक रूप प्रदान किया गया। अब क्या था कि जो 1928 से ये प्रयास था, ठीक है, 19 से 28 से जो ये प्रयास चला आ रहा था, इसको अब निर्णायक रूप में आप कह सकते हो प्रस्तुत करने के लिए जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनके सहयोगियों ने जोर लगाना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि दरभंगा साजिश होती है, और दरभंगा साजिश के कारण जो है यह प्रयास जो था स्वामी सहजानंद सरस्वती का, यह असफल हो जाता है। दरभंगा साजिश के बारे में शायद हमने पिछली कक्षा में नहीं देखा है, तो उसको हम बात कर लेंगे। और फिर इसके बाद देखने को मिलता है कि एक महीने के भीतर ही दूसरा प्रांतीय किसान सभा आयोजित किया गया, और दूसरा जो प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया वो बीहटा में किया गया। पहला वाला असफल रहा था दरभंगा राज के कारण, ठीक है, लेकिन दूसरा जो था वो बिहार के बीहटा में इसका आयोजन किया गया। और जब बिहार के बीहटा में इसका दूसरा आप कह सकते हो आयोजन हुआ, तो वहां पे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो अब किसान नेता बन गए थे, किसान नेता की भूमिका में आ गए थे। ठीक है, तो दूसरे में ये जो है वो किसान नेता की भूमिका में आ गए थे, किसान नेता की भूमिका के रूप में देश अब इनको पहचानने लगा था। आगे आपको देखने को मिलता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से ही किसान सभा द्वारा वर्ष 1933 में एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया था। और ये जो जांच कमेटी थी, इसके बारे में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि किसानों की आर्थिक दशा की तरफ जो है ध्यान दिलाने का प्रयास किया था। जांच कमेटी ने विशेष रूप से किसानों की जो आर्थिक दशा है उस दिशा में लोगों को बताने के लिए, शासन को बताने के लिए काम किया। और 1936 में, याद रखिएगा, वर्ष 1936 आते आते क्या हुआ कि वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई। कहां की गई? अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा कहां पे की गई? ये लखनऊ में की गई। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा
ये लखनऊ में की गई, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि फिर बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर भी इसके अध्यक्ष को स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही बनाया गया। तो आपको ये देखने को मिलता है कि किसान आंदोलनों की जब हम बात करते हैं, चाहे बिहार में बात करें, चाहे इससे जुड़ा हुआ अन्य आंदोलन देखें, तो जहां भी किसान आंदोलन हुए हैं, विशेष रूप से बिहार वाले क्षेत्र में, वहां पे अध्यक्ष उन संस्थाओं के स्वामी सहजानंद सरस्वती ही रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की भी लोकप्रियता बढ़ती गई, किसान सभा की भी लोकप्रियता बढ़ती गई। बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, क्योंकि ऐसा नहीं था कि किसान सिर्फ बिहार में ही शोषित थे। पूरे भारत में नई जो प्रथा लागू की गई थी, उसमें पूरे भारत में जो किसान थे, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो उड़ीसा हो, लगातार वहां पर भी शोषण हो रहा था। तो इनकी जो स्थिति थी वो किसानों के एक राष्ट्रीय नेता के रूप में धीरे धीरे विकसित होती जा रही थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो किसान सभा था, जो किसान सभा था, अब इसको क्या था, इसको ग्रामीण स्तर पर ले जाने की जरूरत थी, जिससे ज्यादा किसान इससे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। फिर इनका प्रयास हुआ दूसरे चरण में कि अब किसान सभा को हम घर घर तक ले जाएंगे, ग्रामीण प्रदेश में ले जाएंगे, और इसको लेकर के इनके जो सहयोगी थे वो कार्य करना प्रारंभ कर दिए। इनके सहयोगी में जैसे मैंने आपको बताया, यदुनंदन शर्मा का नाम बताया, एक बड़ा नाम आपको इसमें और जुड़ता है, राहुल सांस्कृत्यायन का नाम जुड़ता है। यदुनंदन शर्मा हो गए, राहुल सांस्कृत्यायन हो गए, इसके बाद पंचनन शर्मा हो गए, ऐसे बहुत सारे वामपंथी नेता भी इससे जुड़ गए, और उन सभी ने मिलकर किसान सभा को विशेष रूप से ग्रामीण प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सके और कहीं ना कहीं दबाव सरकार पर अधिक बन सके। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसको लेकर के क्या किया जा रहा था, इसको लेकर के ज्यादा से ज्यादा सभाएं आयोजित की जा रही थी, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो प्रदर्शन हो रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न अन्य उपाय भी आयोजित किए जा रहे थे। और देखते ही देखते क्या हुआ कि जो कुछ दर्जन भर लोगों से जिसकी शुरुआत हुई थी, उसके देखते ही देखते 1 लाख से ज्यादा आप कह सकते हो कि ज्यादा लोग जो है उससे जुड़ गए। 1 लाख से ज्यादा लोग जो है उससे जुड़ गए। और आगे आपको देखने को भी मिलता है कि वर्ष 1935 में जब किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव जब पारित किया गया, जमींदारी उन्मूलन का जब प्रस्ताव इन्होंने पारित किया, तो किसान सभाओं को, जो भी किसान सभाएं थे, सबसे पहले शुरुआत जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को लेकर यदि किसी ने किया तो वो किसान सभाओं ने किया। और इसके बाद ये क्रमगत तरीके से 1935 से जब इन्होंने शुरुआत किया, उसके बाद क्रमगत तरीके से लगातार इनका कोई भी सम्मेलन होता था, कोई भी सभा होता था, तो वहां पे ये जमींदारी उन्मूलन को लेकर अवश्य बात करते थे। और इस प्रकार से देखने को मिलता था कि इसमें विशेष रूप से एक आप कह सकते हो कि जमींदारों के प्रति रोष का भाव जो है इनमें व्यक्त था, और उसके चलते जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को लेकर जब लगातार ये आवाज उठाते रहे, तो वो चर्चाएं जो है वो राष्ट्रीय संदर्भ में भी होने लगी और एक नारा का रूप इसने ले लिया। 1937 में आपको देखने को मिलता है कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। और जब 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो आपको देखने को मिलता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है और बल इससे आपको देखने को मिलता है, अपने आंदोलन के प्रति और बल देखने को मिलता है, और इससे चीजें और बेहतर किसानों के संदर्भ में हुई। उनका विश्वास था क्योंकि अब कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ है, तो निश्चित रूप से वो किसानों की बात को सुनेगा, उनकी समस्याओं को जो है सुनेगा, उनकी समस्याओं पर ध्यान देगा। लेकिन हुआ क्या, यदि हम इसकी बात करें तो इस पे देखने को मिलता है, क्योंकि किसानों की समस्या को लेकर इसलिए भी इनका विश्वास था कि ये सुनेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो पूर्व में भी किसानों की समस्याओं को उठाते आए थे। तो इसलिए इनका विश्वास प्रबल था कि अब किसान जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ है, उसके कारण जो किसानों की समस्याएं हैं उसको सरकार सुनेगी, उसको उठाया जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी पूर्व में किसानों की समस्याओं को उठाते आए थे। लेकिन देखने को मिला कि राज्य की बागडोर संभालते ही आपको देखने को मिलता है कि लगान की दर को कम करने के लिए और बकास्त भूमि आंदोलन, आपने सुना होगा, भूमि की वापसी के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्योंकि किसान जो है वो जमींदारों के साथ भी सामंजस्य बनाकर चल रही थी, इसीलिए यहाँ पे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। और आपको देखने को मिलता है कि विधायिका के जमींदार सदस्यों की सहमति से जो प्रारूप बना, उसे विधायिका के द्वारा कानून का रूप दे दिया गया। लेकिन
यहाँ पे क्या था, क्योंकि जमींदार भी इसमें शामिल थे तो अपने विरोध में तो कोई कानून बनाएंगे नहीं, और इससे क्या हुआ कि इसको किसान सभा ने जो है, इसमें किसी की किसान सभा के किसी भी सदस्य की अनुमति नहीं ली गई, और इससे क्या हुआ कि बकास्त भूमि का एक भाग किसानों को वापस मिलना था, वह भी इस शर्त पर कि उस जमीन का जो वापस मिलना है नीलामी में मूल्य तय होगा और किसानों के द्वारा उसको जो है अदा करना पड़े। तो कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस के मंत्रिमंडल में और कांग्रेस के संगठन में जमींदार भी शामिल थे, इसी के कारण जो स्वामी सहजानंद सरस्वती का यह आंदोलन था, जो 100% जमींदारी प्रथा के विरोध में भी था, उसमें बहुत ज्यादा प्रगति किस कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठित होने के बाद भी देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनको सबसे सामंजस्य बनाकर चलना होता था। इससे क्या हुआ कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती का विश्वास था वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल और कांग्रेस के जो नेता थे वो किसानों की जो समस्या थी, मूलभूत जो समस्या थी, उसके 100% निदान के लिए जो है वो तैयार नहीं थे, उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका जो झुकाव है वो साम्यवाद की तरफ होने लगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो झुकाव था वो आप कह सकते हो साम्यवाद की तरफ होने लगा, और अब उन्होंने भी सोचा कि अब क्रांतिकारी रुख अपनाने से भी ही समस्या का अंत होगा, और इसके लिए उन्होंने अब क्रांतिकारी रुख अपनाया, और इसके कारण उन्हें 3 बार जेल भी जाना पड़ा। 3 बार किसान आंदोलनों को लेकर वो 3 बार जेल भी गए, और आपको देखने को मिलता है कि इसी दौरान इन्हीं संघर्षों के दौरान वर्ष 1950 में उनकी मृत्यु आपको देखने को मिलता है हो गई। लेकिन मृत्यु के पश्चात भी उनका जो सपना था, मृत्यु के पश्चात ही उनका सपना पूरा हो सका, क्योंकि जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन था उसको कब किया गया, वर्ष 1952 में। तो जब तक ये जीवित थे, जिसको लेकर ये संघर्ष कर रहे थे विशेष रूप से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को लेकर, उस पे कोई विशेष प्रगति तो नहीं हुई, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1922 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भारत से हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है, यदि बात की जाए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों के किसान आंदोलन में, तो आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था, कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था उसको राष्ट्रीय मुद्दा यदि किसी ने बनाया, राष्ट्रीय मुद्दा किसी ने बनाया, तो उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, किसानों में जागृत पैदा करने की बात हो, किसानों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूक करने की बात हो, किसानों को अपने शोषण के प्रति आवाज उठाने की बात हो, इन सब को लेकर यदि किसी ने सबसे ज्यादा फोकस किया, सबसे ज्यादा जागरूक किया किसानों का, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान स्वामी सहजानंद सरस्वती का आता है। इसके बाद आपको यह भी देखने को मिलता है कि शायद यदि स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं होते तो किसानों की जो समस्याएं दूर हुई हैं, विशेष रूप से जमींदारों से संबंधित, जमींदारों के शोषण से संबंधित, उसमें थोड़ा सा और समय लग जाता, क्योंकि कांग्रेस दोनों में सामंजस्य बनाकर चल रही थी, दोनों तथ्यों में सामंजस्य बना के चल रही थी। वहीं जब स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात आती है तो उनका सिर्फ और सिर्फ जो फोकस था वो किसानों पे था, किसानों के हितैषी थे, किसानों को लेकर ही काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं किसानों की समस्याएं जो थी वो जल्दी सॉल्व हुई, उनमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती का रहा है। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीजें हमने देख ली स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। तो आइए अब इसको हम नोट करते हैं, और इसके बाद फिर आगे हम कुछ फैक्ट बनते हैं, जैसे विभिन्न संगठनों के गठन की बात हमने किया, किसान सभा की गठन हो गया, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हो गया, उसके बारे में भी हम कुछ पंक्तियां नोट करेंगे प्रीलिम्स को लेकर। ठीक है, तो हेडिंग आपको डालनी है स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन, स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन। चलिए, स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन। इसमें लिखिएगा, बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के आविर्भाव से, बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के आविर्भाव से किसान आंदोलन एक निर्णायक भूमि, किसान आंदोलन को एक निर्णायक भूमिका मिल सकी। सर्वप्रथम इनके द्वारा 7 मार्च वर्ष 1928 को, सर्वप्रथम इनके द्वारा 7 मार्च वर्ष 1928 को
औपचारिक ढंग से किसान सभा की स्थापना की गई। आगे लिखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिहार यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिहार यात्रा के दौरान किसानों में नवीन चेतना के विकास में किसानों में नवीन चेतना जगाने के प्रयास में सफलता मिली। नवंबर वर्ष 1929 को नवंबर वर्ष 1929 को सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी की गई और स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके प्रयासों से ही सर्वप्रथम किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक एक समिति के गठन की मांग की गई, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की बात कही गई। बाद में किसानों में जागरूकता प्रसार करने के लिए मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया। जिस प्रकार से धीरे धीरे किसानों में चेतना का विकास हो रहा था, उसी प्रकार से किसानों द्वारा विभिन्न शोषणकारी नीतियों के प्रति आंदोलन का झुकाव भी होता जा रहा था। आंदोलन करने का झुकाव भी होता जा रहा था। परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम किसानों ने पटना, सारण, भागलपुर, गया आदि स्थानों पर आंदोलन कर मालगुजारी में कमी, नहर शुल्क में कमी और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर आंदोलन छेड़ा। अगली पंक्ति में किसानों में बढ़ती चेतना से घबराकर एक दबाव समूह के रूप में
जमींदारों ने भी यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, जिससे जिसके माध्यम से सरकार पर दबाव डालकर किसान आंदोलनों को दबाया जा सके। सरकार पर दबाव डालकर किसान आंदोलनों को दबाया जा सके। आगे नोट करिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती, नई पंक्ति से, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान आंदोलन के पुरोधा के रूप में अपनी भूमिका बना चुके थे और अपने सहयोगियों यमुना कारली, गुरु सहाय लाल, कैलाश लाल, यदुनंदन शर्मा एवं जुगल किशोर के साथ मिलकर इस आंदोलन को नई दिशा देने के लिए लगातार सभाओं का आयोजन कर रहे थे, लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे थे, लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे थे। वर्ष 1933 ईस्वी में ऐसी कुल 117 सभाएं स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं उनके सहयोगियों द्वारा आयोजित की गई थी, जिनमें ज्यादातर सभाओं को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्वयं संबोधित किया था। 16 मार्च वर्ष 1933 ईस्वी को मधुबनी की प्रांतीय किसान सभा में बिहार किसान सभा को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया, किंतु दरभंगा राज की साजिश के कारण यह प्रयास असफल रहा। फिर भी एक महीने के अंदर ही दूसरा प्रांतीय किसान सभा आंदोलन बीहटा में आयोजित किया गया, जिसके बाद से स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा के नेता बन गए। आगे लिखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से ही किसान सभा द्वारा वर्ष 1933 में एक जांच कमेटी की स्थापना की गई, जिसने किसानों की आर्थिक दशा की तरफ ध्यान दिलाने का काम शुरू किया। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई। इसके भी अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने।
और इस प्रकार से स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। बिहार में बहुत कम ही समय में स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा की लोकप्रियता बिहार में बहुत कम ही समय पर स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई और 1936 में इनकी सदस्यता 2.5 लाख पार कर गई। आगे नोट करिएगा। किसान सभा के संगठन को बिहार के गांव में फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा और पंचानन शर्मा जैसे दर्जन भर से अधिक वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगली पंक्ति में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए किसान सभा ने सभाओं, सम्मेलनों और प्रदर्शन का सहारा लिया। आगे नोट करिएगा। वर्ष 1935 ईस्वी में वर्ष 1935 ईस्वी में वर्ष 1935 ईस्वी में किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। किसान सभाओं द्वारा बार बार जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रस्ताव पारित करने से किसान सभाओं द्वारा बार बार जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित करने से यह एक लोकप्रिय नारे के रूप में स्थान ले चुका था। इनकी दूसरी मांग थी कि गैर कानूनी वसूलियों एवं काश्तकारों की बेदखली का अंत तथा बकास्त भूमि की वापसी। इनकी दूसरी मांग थी कि गैर कानूनी वसूलियों, काश्तकारों की बेदखली का अंत तथा बकास्त भूमि की वापसी। आगे नोट करिएगा। आगे चलकर वर्ष 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। आगे चलकर वर्ष 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इससे स्वामी सहजानंद सरस्वती समेत किसानों को अपने आंदोलन के प्रति बल मिला। उनका मानना था कि क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ है
इसलिए उनकी बातों पर समाधान अवश्य निकाला जाएगा। निकाला जाएगा। आगे नई पंक्ति से लिखिएगा। राज्य के शासन की बागडोर संभालते ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने राज्य के शासन की बागडोर संभालते ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने लगान की दर को कम करने एवं बकास्त भूमि की वापसी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी। विधायिका के जमींदार सदस्यों की सहमति से विधायिका के जमींदार सदस्यों की सहमति से जो प्रारूप बना उसे विधायिका के द्वारा कानून का रूप दे दिया गया। उसे विधायिका के द्वारा कानून का रूप दे दिया गया। लेकिन इस प्रारूप को किसान सभा के शीर्ष नेताओं ने मंजूरी नहीं दी। लेकिन इस प्रारूप को किसान सभा के शीर्ष नेताओं ने मंजूरी नहीं दी, क्योंकि बकास्त भूमि का एक भाग क्योंकि बकास्त भूमि का एक भाग क्योंकि बकास्त भूमि का एक भाग किसानों को वापस मिलना था। किसानों को वापस मिलना था क्योंकि बकास्त भूमि का एक भाग किसानों को वापस मिलना था। एवं वह भी इस शर्त पर कि उस जमीन का जो वापस मिलना है नीलामी में मूल्य तय होगा और वह किसानों के द्वारा अदा करना होगा और वह किसानों के द्वारा अदा करना होगा। और वह किसानों के द्वारा अदा करना होगा। ठीक है, आगे नोट करिएगा। वह किसानों के द्वारा अदा करना होगा। ठीक है, आगे नोट करिएगा। इसके अलावा यह कानून खास वर्ग की जमीनों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा यह कानून खास वर्ग की जमीनों पर लागू नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप बकास्त जमीन आंदोलन का मुख्य मुद्दा यह बन गया। इसके परिणाम स्वरूप बकास्त जमीन आंदोलन का मुख्य मुद्दा यह बन गया। इसके कारण से किसान आंदोलनों से जुड़े नेता एवं स्वामी सहजानंद को काफी ठेस पहुंची, क्योंकि उनको जो उम्मीदें थी कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस से उनकी जो उम्मीदें थी वह ध्वस्त हो गई और उनका झुकाव साम्यवाद की तरफ हो गया। इसी मुद्दे पर आगे चलकर वर्ष 1943 में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा से अलग हो गए और
उनका रुख अब क्रांतिकारी हो गया। इस दौरान उन्हें 3 बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी, किंतु उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी लड़ाई उस समय तक जारी रखी जब तक उनकी 1950 ईस्वी में मृत्यु नहीं हो गई। उनकी मृत्यु के उपरांत ही उनका सपना पूरा हो सका और 1952 में जमींदारी व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो सकी। उपरोक्त विवरणों से, अगली नई लाइन से लिखिएगा, उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद के परिदृश्य में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ही किसानों में जागृति पैदा करते हुए किसान आंदोलन को जुझारू तेवर प्रदान किया गया। जरूरत पड़ने पर उन्होंने राजनैतिक दलों से यथासंभव सहयोग भी हासिल किया। यह बात अलग है कि उनकी यह रणनीति राष्ट्रीय आंदोलन के रणनीति से मेल नहीं खाती है, क्योंकि उपनिवेशवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा को बनाए रखने के लिए एक वर्ग समन्वय की जरूरत थी। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण के बारे में जानकारी नहीं रखती थी या वह इसका समर्थन करती थी, लेकिन उसकी दुविधा यह थी कि जिस प्रांतीय नेतृत्व पर उसकी प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थी, जिस प्रांतीय नेतृत्व पर उसकी प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थी, इन पहलों से उसके हित सीधे सीधे प्रभावित हो रहे थे। इसलिए वे व्यवहारिक रूप नहीं ले पाए। इसके बावजूद भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को शोषण उत्पीड़न के दोहरे चक्र से मुक्ति दिलाने की हर संभव कोशिश की। उनकी सफलता इस बात में है कि उनके द्वारा कृषक समस्या को राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण एजेंडे में तब्दील कर दिया गया, जो किसान आंदोलन में उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाता है। जो किसान आंदोलन में उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्वामी सहजानंद सरस्वती की और स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ साथ किसान सभा की, जो आपने देखा कि किस प्रकार से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने अथक प्रयासों से किसानों के मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और फिर बाद में उसकी परिणाम के रूप में उसका हल भी निकला और 1952 में जमींदारी प्रथा को भारत से समाप्त किया गया। ठीक है, तो अब कोई भी प्रश्न यदि इस आधार पे बनता है तो उसका आंसर आपको लिखना है, लिखकर रख लेना है। ठीक है, प्रत्येक मुद्दे से जुड़ा हुआ एक आंसर लिखकर रख लेना है।
बाकी आगे की चर्चा जैसे किसान सभा का गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो प्रीलिम्स को लेकर फैक्ट हैं, जैसे कुछ तिथियां हैं, कुछ संस्थाओं के गठन को लेकर के बात की गई हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है और आपको उस संदर्भ में उसको देखना है। ठीक है, चलिए।